अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये उस दौर की बात है कि जब चंगेज खान की मंगोल फौजें अपने आबाई इलाकों से निकलकर दुनिया भर में कहर बनकर टूट रही थीं। इनके सिपाही वहशी और दरिंदा सिर्फ थे। ये जिस गांव जिस शहर पर कब्जा करते उसके तमाम मर्दों को कत्ल कर देते, जबकि बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया जाता। इसी तरह वस्ती एशिया की एक मुसलमान बस्ती में कत्लो गारत गरी के दौरान मंगोलों ने एक मुसलमान बच्चे को गिरफ्तार किया। ये बच्चा, जिसका नाम महमूद था तो बहुत खूबसूरत और सेहतमंद, लेकिन इसकी एक आंख में पैदाइशी तौर पर नुक्स था। मंगोल इसे जानवरों की तरह हाँकते हुए दिमिश्क के बाजारों तक ले गए, जहां कोई दौलतमंद शख्स इसकी खराब आंख के सबब इसे खरीदने को तैयार न था। कहते हैं कि अगर मंगोलों को इस माजूर से दिखने वाले लड़के के मुस्तकबिल का इल्म होता तो वो इसे उसी वक्त खत्म कर देते, क्योंकि यही लड़का आगे चलकर मंगोलों के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। बहरहाल उस वक्त ये बच्चा एक मिस्री अमीर ने बहुत ही मामूली कीमत में खरीद कर अपनी बीवी की खिदमत में दे दिया। ये एक सख्त मिजाज औरत थी जो इस मासूम बच्चे को खूब मारती पीटती और कई वक्त खाने को ना देती। एक मर्तबा इस मिस्री अमीर की बहन फातिमा अपने भाई से मिलने दिमिश्क से आई। जब उसने यहाँ मौजूद महमूद नामी इस बच्चे की हालत जार देखी तो वो उसे अपने साथ दिमिश्क ले गई। इस रहमदिल औरत का कोई बेटा न था, चुनाचे उसने महमूद को अपना बेटा बना लिया और इसी औरत ने महमूद नामी इस बच्चे को बेबर्स का नाम दिया। यही बच्चा मुस्तकबिल में रुकनुद्दीन बेबर्स कहलाया, जो दुनिया की 10 बड़ी फैसला कुन जंगों में से 2 का फातेह ठहरा। कुछ लोग इसे सुल्तान सलाहुद्दीन सानी कहते हैं तो कुछ लोग मंगोलों पर नाजिल होने वाला खुदाई कहर। बेबर्स को लड़कपन में ही इस औरत ने आला तालीम और फनूने सिपागरी सीखने की खातिर काहिरा रवाना कर दिया, जहां उसे सुल्तानी मिस्र के कायम करदा जंगी तरबियती इदारे में किताबी और हरबी उलूम सिखाए जाने लगे। रुकनुद्दीन बेबर्स अपनी गैर मामूली जहानत, जिस्मानी ताकत और खुदादाद सलाहियतों के बाइस मिस्र की अफवाज में तरक्की करते गए, यहाँ तक कि उन्हें एक फौजी दस्ते का सालार मुकर्रर किया गया। इत्तेफाक से उसी जमाने में 7वीं सलेबी जंग की इब्तिदा हुई, जो फ्रांस के बादशाह लुइस दी 9 ने की थी। बदकिस्मती से उन दिनों मिस्र का सुल्तान अल मलिक स्वाले तवील बीमारी के बाद फौत हो गया और अन्नाने हुकूमत इसकी मलिका शजरतुद्दर के हाथों में आ गई। ये मलिका इंतहाई जीरक और दिलेर थी, चुनाचे उन्होंने इस सलेबी तूफान का भरपूर मुकाबला किया। इस सलेबी जंग में न सिर्फ यूरोपीय लश्कर को शिकस्त दी गई, बल्कि उनके कायद लुइस दी 9 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यही वो जंग थी कि जिसमें रुकनुद्दीन बेबर्स पहली मर्तबा अपने जंगी कारनामों के सबब मंजरे आम पर आए और उन्हें मिस्री फौज में सालारे आला का ओहदा इनायत किया गया। ये वो दौर था कि जिसमें आलम इस्लाम की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। मंगोल, जो खुद को कहरे खुदाबंदी समझते थे, सल्तनत ख्वारज़म और बगदाद समेत मुसलमानों की तकरीबन तमाम ही रियासतों से निबरत आजमा होकर उन्हें तबाह बर्बाद कर चुके थे। अब इनकी अगली नजरें फिरौनों की सरजमीन यानी मिस्र की रियासत पर थीं, क्योंकि अब ये कुर्राए अर्ज पर मुसलमानों की वाहिद पनाहगाह बाकी रह गई थी, जिससे तमाम आलम इस्लाम की उमंगे वाबस्ता थीं। इब्तिदा में तो मंगोलों के सरदार हुलागू खान ने मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन कुतुस को धमकी और हिकारत आमेज खत लिखे, जिसमें बिना लड़े हथियार डालने का हुक्म दिया गया था। मिस्र के बहुत से वजीरों ने ये राय दी कि सुल्तान सैफुद्दीन को हुलागू खान का ये हुक्म मान लेना चाहिए, वरना मिस्र का हाल भी बगदाद से मुख्तलिफ न होगा। अलबत्ता मिस्र की फौजों का सालारे आला यानी रुकनुद्दीन बेबर्स इस बात पर डट गया कि वो अपनी आखिरी सांस तक मंगोलों के खिलाफ जंग करेगा, यहाँ तक कि उन्हें मिस्र फलस्तीन से निकाल बाहर ना करे। लिहाजा तय ये पाया कि मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने अपने तमाम तर इख्तियारात रुकनुद्दीन बेबर्स के सुपुर्द कर दिए, ताकि जंगी तैयारियों के दौरान उसे कोई मसला दरपेश न रहे।
अब बेबर्स ने भी अपनी फौज को हुलागु के खिलाफ तैयार करने में कोई कसर न रख छोड़ी। वो हफ्ते के 7 दिनों अपने फौजियों से सख्त मशकें करवाया करता, यहाँ तक कि शहजादे, वजीरजादे, उमरा और रऊसा के बच्चे भी इन मुशक्कतों से ना बच सके। अपनी फौज को मुस्ताद और तंदुरुस्त करने के साथ साथ वो महल से साजिशी अनासिर का भी कला कमा करता रहा। उसने दरबारे आला से चुन चुन कर गद्दार पकड़े और उन्हें सजाएं दी। मशरिक़े वुस्ता, अनातोलिया और तमाम शामो फलस्तीन में अपने जासूस फैलाए, जिनकी रसाई मंगोलिया के सहराओं तक थी। जो भी रुकनुद्दीन बेबर्स की जंगी तैयारियों के बारे में सुनता, वो इसे एक दीवाने का ख्वाब कहता, क्योंकि उस दौर में मंगोलों की इतनी दहशत थी कि लोग इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने आने तक से घबराते थे। लेकिन बेबर्स इन तमाम बातों से बेखबर अपनी फौजी ताकत व कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ था। बेबर्स के बुलंद हौसले और इसकी मेहनत देखकर कुदरत ने भी इसका भरपूर साथ दिया। हुआ यूं कि मंगोलों के मिस्र पर हमले से पहले ही मंगोलों का खाकाने आजम मोंके खान इस दुनिया से चल बसा और हुलागु खान को नए खाकाने आजम के चुनाव के लिए वापस मंगोलिया जाना पड़ा। इस दौरान हुलागु खान की बाकी मांदा फौज और इसके सालार कितबोगा ने ऐनल जालूत के मैदान में डेरे डाल रखे थे। बेबर्स ने जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए मंगोलों का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़कर इनके लश्कर पर हमला कर दिया। ऐनल जालूत उस जगह को कहा जाता है कि जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर एक देवनुमा इंसान जालूत को शिकस्त दी थी। लिहाजा इस मैदान का नाम ही ऐनल जालूत पड़ गया। और अब रुकनुद्दीन बेबर्स ने एक मर्तबा फिर तारीख को दोहराते हुए खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को इसी मैदान में जेर किया। इस जंग में शिकस्त के बाद मंगोलों की मिस्र की जानिब पेशकदमी रोक दी गई, बल्कि रुकनुद्दीन बेबर्स ने शामो फलस्तीन के शहरों पर यके बाद दीगरे हमले करके इन तमाम इलाकों को मंगोलों से पाक कर दिया। इन तमाम खिदमात के पेश नज़र मिस्र के साहिबे इख्तियार लोगों ने रुकनुद्दीन बेबर्स को मिस्र का सुल्तान नामजद किया और वो मलिकल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबर्स के नाम से सुल्तानी मिस्र शाम के मनसब पर विराजमान हुआ। रुकनुद्दीन बेबर्स का अगला कारनामा खिलाफत अब्बासिया का दोबारा कयाम है। अब्बासी खलीफा का एक बेटा जो किसी तरह मंगोलों की कैद से भाग निकला था, सुल्तान बेबर्स अपने जासूसों की मदद से उस तक जा पहुंचा और खूब जोशो खरोश के साथ इसे काहिरा लाया गया, जहां सुल्तान बेबर्स ने इसकी बैत की और इसे तमाम मुसलमानों के खलीफा का दर्जा दिया। इसके बाद सुल्तान बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक ताकतवर इत्तेहादी ढूंढने में कामयाब हुआ, जिसका नाम बरके खान था। इन दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली और फौजी ताकत ने अब हुलागु खान को अपनी मौत तक किसी भी बड़े इकदाम से बाज रखा। ऐनल जालूत के बाद भी सुल्तान बेबर्स ने हुलागु खान के बेटे अबाका समेत कई मंगोल लश्करों को शिकस्त दी, जबकि बेबर्स ही वो मुसलमान हुक्मरान था कि जिसे सलेबी जंगों का खात्मा करने का एजाज हासिल हुआ, क्योंकि जब सुल्तान बेबर्स ने मुसलमानों के खिलाफ मंगोलों का साथ देने के इल्जाम में अंताकिया और आर्मीनिया के बादशाहों की सरकूबी की, तो फ्रांस के बादशाह लुइस दी 9 और इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड एक सलेबी लश्कर लेकर मुसलमानों पर एक कारी जरब लगाने के इरादे से यूरोप से निकले। लेकिन शुमई किस्मत के अफ्रीका के रेगिस्तानों में इस लश्कर को ताउन के मर्ज ने घेर लिया। फ्रांस के बादशाह समेत लातादाद सलेबी दर्दनाक मौत मारी गई। रही सही कसर सुल्तान बेबर्स ने पूरी कर दी। अपनी फौज का ऐसा भयानक हशर देखने के बाद फिर दोबारा कभी यूरोप की हिम्मत न हुई कि वो सलेबी लश्कर रवाना करता। हसन बिन सबा के हवारियों यानी बातनियों के फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने का सहरा भी बेबर्स को ही हासिल है, क्योंकि जब हुलागु खान ने हशीशियन नामी इस गिरोह को ईरान से निकाल बाहर किया तो इन लोगों ने अपने ठिकाने शामो फलस्तीन में बना लिए। लेकिन बेबर्स ने इनके खिलाफ मुहिमात अंजाम देकर इनका नामो निशान तक मिटा डाला। ये तमाम कारनामे अंजाम देने के बाद सुल्तान बेबर्स बुखार के सबब सिर्फ 57 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपका मजार आज भी दिमिश्क शहर में मौजूद है, जो दौरे हाजिर में एक अजीमुशान कुतुब खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।